हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल के आज कुछ और क्वेश्चंस करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन है, तुम्हारा एग्जांपल 18 है ये। इसमें गिवन है ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए डी इज द मीडियम, मीडियम यानी जो डिवाइड करती है अपोजिट साइड को इनटू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब बी डी एंड सी डी आर इक्वल। फिर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये भी गिवन है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इट मींस ए ई एंड ई डी आर इक्वल। फिर बी प्रोड्यूस्ड, इसको फिर बी को ई से ज्वाइन किया गया है और ए सी तक एक्सटेंड किया गया है सम पॉइंट एफ। अब हमें प्रूव करना है ए एफ इज 1/3 ए सी। एक तो यहाँ पे देख लेना, तुम्हारे एग्जांपल में यहाँ ए ई लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना, ए एफ कर देना उसको, ठीक है। अब यहाँ पर यही है कि 1/3, अब 1/3 से तो रिलेशन बड़ा नहीं है, एट द मोस्ट बाइसेक्ट करती है, ये सब हमें मालूम है। और कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। तो यहाँ पे डी मिड पॉइंट है, चलो किसका, बीसी का। तो बीसी ट्राइंगल, बीसी किसी ट्राइंगल की साइड हो तो वो ट्राइंगल ले सकते हैं, तो वो बीसी एफ एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा और डी से पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे ई मिड पॉइंट है, तो ई मिड पॉइंट है साइड एडी का, और एडी पार्ट है ट्राइंगल एडीसी की। एडी बी की भी है पर एफ हमारा उस तरफ है एडीसी, तो मैं एडीसी बोल रहा हूं। तो अब एडीसी में चलो ई मिड पॉइंट है, और ई मिड एडीसी ट्राइंगल में जो एडी का मिड पॉइंट जरूर है ई, लेकिन ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है। तो पैरेलल तो है नहीं वो डीसी के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन चीजों से हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कैसे हम आखिर ए एफ और एसी को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन हमें ये मालूम है कि डी मिड पॉइंट गिवन है हमें डीसी का, तो डी से एक लाइन तो होनी चाहिए पैरेलल टू द थर्ड, यानी बीएफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू डी। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट जी नाम दे देंगे। ड्रॉ अ लाइन, या ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीएफ। क्यों कर रहे हैं पैरेलल टू बीएफ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो डी मिड पॉइंट गिवन है साइड बीसी का। तो यहां तो ऐसे दो किन्हीं साइड्स के मिड पॉइंट गिवन होने चाहिए थे जो कि दोनों एक ट्राइंगल की पार्ट होती है। चलो दो मिड पॉइंट तो गिवन है, बीसी का डी है और एडी का ई है, लेकिन बीसी और एडी किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स नहीं है। तो फिर जब नहीं है तो एक डी को मिड पॉइंट मान लिया, फिर मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वो भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीएफ थ्रू डी, और कौन से पॉइंट डी से, which intersect या which meet AC at G, which intersects AC at G। अब ऐसा मतलब ये दो लाइन हमने पैरेलल बना दी। ऐसा करने से क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लग जाएगी कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, ट्राइंगल बीएफसी में। तो बाय कन्वर्स of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem in triangle BFC। तो in triangle BFC BC का midpoint है D, DG parallel to BF है ही, तो by converse of midpoint theorem in triangle BFC G is midpoint of FC, या जिसको कह सकते हैं डेट इज GC इक्वल टू FG इक्वल टू हाफ FC, ऐसा बोल सकते हैं, है ना भाई। G मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया, FC का। लेकिन हमें तो AF को भी लाना कहीं ना कहीं बीच में। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए। E किसका मिड पॉइंट है, AD का। तो AD से AD जिस ट्राइंगल की साइड हो, तो AD अब यहाँ पे देख सकते हो कई सारे ट्राइंगल्स की साइड है, ADB की भी है, ADC भी है, और ADG भी अब हमें मिल गया है। तो अब इनमें कौन सी पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे EF और DC पैरेलल है, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADG। तो इन ट्राइंगल ADG क्या कह सकते हैं, E is midpoint of AD and E is midpoint of AD and EF is parallel to DG। इसका रीजन क्या हो जाएगा,
सिंस BF इज पैरेलल टू DG तो EF तो उसी का ही पार्ट है। तो सिंस E is midpoint of AD and EF is parallel to DG, therefore by converse of midpoint theorem, तो by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा? Therefore by converse of midpoint theorem, F is midpoint of AG. F is midpoint of AG. That is AF equal to FG. तो from these two relations हमें क्या मिल रहा है? तो from these two relations we have obtained that AF equal to FG equal to GC. AF, FG, GC तीनों इक्वल है और तीनों का सम मिलाकर AC साइड है, यानी ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगी? तो AF क्या हो जाएगा? 1/3 AC। इसका रीजन लिख देना, सिंस AF प्लस FG प्लस GC इज AC। ठीक है, AF प्लस FG प्लस GC AC है, लेकिन AF, FG और GC तो इक्वल है, यानी थ्राइस AF कह सकते हैं। तो थ्राइस AF AC हो गया, या AF इज 1/3 AC। ये था हमारा ये पर्टिकुलर एग्जांपल 18। काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अब अगर आगे हम बात करें तो ये एक एग्जांपल 23 देखो, इसको भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हें समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करो। आज ये चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, पर इसमें प्रैक्टिस के लिए काफी चीजें हैं। ठीक है, मैंने ऐसे जो इसमें जनरली तुम देख सकते हो एक्सरसाइज 1 के जो आगे के क्वेश्चंस हैं जिनमें एंगल वगैरह फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम किए तुम्हारे साथ, क्योंकि ये मानता हूँ ये तुमसे अपने आप होने चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसको पूछो। ओके, तो अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 23 है, ये भी तुम अपने उसी तरीके से लगभग सिमिलर है जो अभी हमने एग्जांपल किया। इसको अपने ओन पे ट्राई करो, या इस पे वो थ्योरम भी लगा सकते हो, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम जो बताई थी वो भी लगाई जा सकती है। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज के। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 31, इसको देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ABCD is given a parallelogram in which angle A is 60 degree and bisector of angle A and B, एंगल A और B के बाइसेक्टर्स वो जाकर P पर मिलते हैं, P lie on CD, ये भी गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल APB is 90 डिग्री। एंगल APB हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। अच्छा देखो, एंगल A 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल A का बाइसेक्टर बनाया, तो ये 30 डिग्री ईच हो जाएंगे। फिर अगर एंगल A 60 डिग्री है और एडजेसेंट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के, तो एंगल A अगर 60 डिग्री है तो एंगल B कितना हुआ? 120 डिग्री। अब ये इसके बाइसेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों हो जाएंगे 60 डिग्री ईच। मतलब बाइसेक्टर की वजह से ये 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल APB हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो चलो यहाँ मैंने बोल के समझा दिया, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, और आगे जो इसमें और भी कुछ प्रूव करना है उसको भी देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये लिख लो, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A जो है दैट इज 60 डिग्री। फिर लिखना सिंस AP इज एंगल बाइसेक्टर,
since AP is angle bisector, therefore angle DAP equal to angle PAB equal to half of angle A, या angle DAB that is half of 60 degree, that is 30 degree each. Similarly, BP is angle bisector of angle B, therefore angle PBA equal to angle CBP equal to 60 degree हो जाएगा, since A plus B is 180 degree, therefore angle B equal to 180 degree minus angle A equal to 180 degree minus 60 degree, that is 120 degree. ये इस तरीके से रीजनिंग मेंशन कर लेना। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गए। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property in triangle APB, angle APB plus angle PAB plus angle PBA equal to 180 degree, तो implies that angle APB, अब PAB कितना है हमारे पास 30 डिग्री, PBA कितना है 60 डिग्री, implies that angle APB हो गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें ये भी प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DP। कैसे प्रूव कर सकते हो? तो उसके लिए मेंशन करना कि देखो ये एक पैरेललोग्राम है, यानी दो AB और CD आपस में पैरेलल हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट इधर मैं कर रहा हूं, क्या करोगे अब तुम? अगला ये लिखोगे कि एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल PAB इक्वल टू 30 डिग्री, और इसका रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या सिंपली ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल ADP, इन ट्राइंगल ADP क्या हो जाएगा? एंगल DPA इक्वल टू एंगल DAP इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर अब इक्वल एंगल से इक्वल साइड्स अपोजिट है, इसका यूज करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू DP, और इसका और फिगर पे मत जाना, फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, की कहोगे फिगर से तो लग नहीं रहा AD और DP इक्वल है। इसका रीजन लिख देना, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स अपोजिट देम, ये इसका रीजन हो जाएगा। ओके, आगे क्या प्रूव करना है? आगे का मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, तो मैं यहीं पे वही समझना है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये दोनों एंगल 60 डिग्री है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी BC इक्वल टू BC। ठीक है। अच्छा, एक और चीज प्रूव करनी है, DC इक्वल टू ट्वाइस AD। ये यहां मैं कर रहा हूं, DC इक्वल टू ट्वाइस AD कैसे होगा? देखो अभी अभी हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया? वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड कि DP इक्वल टू AD एंड CP इक्वल टू BC, ये अभी अभी हमने प्रूव किया। तो इंप्लाइज दैट DP प्लस CP equal to AD plus BC. Now DP plus CP from figure we can see is CD, and AD and BC are opposite sides of the parallelogram. तो BC can be written as AD. तो इसका रीजन लिख देना, from figure DP plus CP
is CD and AD and opposite sides of parallelogram equal, therefore opposite sides of parallelogram are equal, therefore AD equal to BC. So implies that CD equal to twice AD. ये क्वेश्चन हमने किया. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 41 इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इससे देखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल. ABCD एक रेक्टेंगल हमें गिवन है. ABCD इज ए रेक्टेंगल दैट इज गिवन टू अस. और ये भी गिवन है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B. डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B. एक ध्यान रखना चीज की रेक्टेंगल में जरूर नहीं बाइसेक्ट करते हो, पर ये बस इस क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री हो गया एक तरीके से. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई रेक्टेंगल तो प्रॉपर्टी गिवन है ऑलरेडी, अब रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करता है, तो रेक्टेंगल हम जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है जैसे पैरेललोग्राम होती है, साथ ही साथ रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में तो होती है, लेकिन और स्क्वायर में जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है और रेक्टेंगल में नहीं होती, वो ये है कि रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो यानी अगर हम ये प्रूव करते हैं यहाँ कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है इस रेक्टेंगल की, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो लिख देना, सिंस एंगल B is 90 डिग्री, D is 90 डिग्री एंड BD is एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर ये 45 डिग्री हो जाएगा. इतनी लैंग्वेज तुम अपने ओन पर लिखोगे, बाकी मैं बता रहा हूं. फिर लिख लेना इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल 45 डिग्री हैं, तो BC इक्वल टू CD. और इसका रीजन लिख देना, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये इसका रीजन हो जाएगा. तो BC इक्वल टू CD. अब BC तो ऑलरेडी किसके इक्वल होती है, AD के अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की इक्वल होती है. तो फिर लिख लेना BC इक्वल टू AD. इसका रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. फिर लिख लेना BC इक्वल टू AD ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और ये इसका भी रीजन की CD इक्वल टू AB एंड ये BC ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो implies that AB, BC, CD, AD ये चारों साइड्स इक्वल हो गई. लेकिन चारों साइड्स तो रोम्बस की भी होती है, लेकिन हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है. तो चारों साइड्स इक्वल हो गई और चारों एंगल्स तो इक्वल गिवन ही है 90 डिग्री. तो implies that AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड गिवन एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री. तो सिंस all sides are equal and all angles are also equal, therefore it is a square. तो इस वजह से ये स्क्वायर हो गया. तो since all sides are equal and all angles are equal, therefore ABCD is a square. तो ये अभी क्वेश्चन तुम लोगों के साथ मैंने किया. अब क्वेश्चन नंबर 37 इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 37, और जैसा कि मैंने बोल रखा है, कोई भी क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ बोर्ड पर करने वाला हूँ, तो उसको पहले खुद अपने फोन पर ट्राई कर लिया करो अगर नहीं किया हो अभी तक. तो क्वेश्चन नंबर 37 है, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस. एक रोम्बस है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू द साइड. साइड्स तो रोम्बस की चारों इक्वल होती है, मालूम है हमें. अब हमें फर्दर ये भी गिवन है कि इसका एक डायगोनल मान लेते हैं BD, दैट इज इक्वल टू फर्दर इट्स साइड्स. तो अब ये जो ट्रायंगल हो जाएगा,
तो सबसे पहले तो लिख लेना ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। इसका रीजन हो गया साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, और फिर ये लिख लेना कि लेट डायगोनल BD is equal to the sides. Let diagonal BD is equal to the sides of the rhombus. So therefore BD equal to AB equal to BC equal to CD equal to AD. ठीक है, now in triangle BCD, BD equal to CD equal to BC, that is triangle BCD is an equilateral triangle. तो ट्राइंगल BCD is an equilateral triangle, तो इसलिए ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 डिग्री ईच, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। सिमिलरली ये ट्राइंगल भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल ABD is an equilateral triangle. तो therefore ये एंगल्स की क्या हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये मेंशन कर देना, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रोम्बस के चारों एंगल अब मालूम पड़ गए। एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 120, तो यानी रोम्बस के चार एंगल हो गए 60 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। यानी आउट ऑफ द फोर angles, two are 60 degree, two opposite angles are of 60 degree each, and two remaining opposite angles are 120 degree each. Okay, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ये तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम्हारे सेक्शन में था, तो इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे साथ करने जा रहे हैं दैट इज अब जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं, अब जैसे क्वेश्चन 27 एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 में गिवन है एक ट्राइंगल है ABC, a triangle ABC in which DEF are the midpoints of the three sides, D, E and F, और ये मिड पॉइंट्स हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम FVCE हमें फाइंड करना है, FVCE। अब देखो, हमें बाकी जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स है उसकी लेंथ गिवन है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, FE क्या हो जाएगा भाई? देखो ABC में AB का भी मिड पॉइंट गिवन है, AC का भी गिवन है, तो FE हो जाएगा हाफ BC, और BC कितना गिवन है हमें? BC लेंथ हमें गिवन है, BC दैट इज गिवन 5.6, तो यानी FE की लेंथ हो गई 2.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर देखो तो DE मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का, तो DE हो जाएगा हाफ AB, that is half times, और AB की लेंथ गिवन है 6.2 सेंटीमीटर, that is 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड सिमिलरली DBC का मिड पॉइंट हुआ, FAB का मिड पॉइंट हुआ, तो DF हो जाएगा हमारे लिए हाफ AC, that is half of 4.6, that is 2.3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स की लेंथ हो गई। अब हमसे पूछ रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, तो DEF का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो DEF जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स की लेंथ तो हमारे पास आ गई है, DE प्लस EF प्लस DF। अब जो DE लेंथ है दैट इज 3.1 सेंटीमीटर, जो EF लेंथ है या EF है FE बोल लो, वो है 2.8 सेंटीमीटर,
और जो डीएफ लेंथ है दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 8.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम एफबीसीई पूछा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम एफबीसीई। अब एफबीसीई के लिए एफ बी प्लस बी सी प्लस सीई प्लस एफ ई। अब एफ बी, क्योंकि एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो एफ बी कैन बी रिटर्न एज हाफ ए बी। बी सी तो लेंथ हमें मालूम है ही। सिमिलरली सीई कैन बी रिटर्न एज हाफ ए सी और एफ ई की तो लेंथ हमें मालूम है, यहां वैल्यू पुट कर देना। तो हाफ ए बी की लेंथ है 3.1। BC हमें गिवन है, BC इज गिवन 5.6 सेंटीमीटर। हाफ AC यानी 2.3 सेंटीमीटर। एंड FE दैट इज FE लेंथ है हमारे पास हाफ BC यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 13.8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और बिगनिंग में ये एंगल से रिलेटेड फाइंड करने क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन 11 है, चलो ये कुछ देख लेते हैं बिगनिंग के। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 360 डिग्री। फिर सेकंड, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है पहले ये भी बता दूं, ऐसे मत समझना कि स्पेलिंग रॉन्ग है। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। तो a quadrilateral is a parallelogram if and only if its पैरेललोग्राम कब होगा? पैरेललोग्राम की क्या इक्वल होती हैं? तो इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल कह सकते हैं, वो भी होता है। फिर इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब तुम कहोगे कि रोम्बस के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं। अरे करते हैं सबके, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है भाई सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट करने के बेस पर उनको रेक्टेंगल वगैरह या स्क्वायर वगैरह तो नहीं बोल सकते हैं। तो ये सफिशिएंट कंडीशन जो बोल रहा हूँ ये मालूम होनी चाहिए। फिर फोर्थ है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है इन केस ऑफ रोम्बस। स्क्वायर में होता है लेकिन उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रोम्बस। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन, फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। यहाँ पे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। 360 डिग्री में से तीनों का सम तुम माइनस कर दोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। फिर इन पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A 60 डिग्री देन B। मालूम ही है ना, नेमिंग जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में करते हैं तो A के एडजेसेंट B होगा और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 120 डिग्री। ऐसी चार एंगल्स गिवन है 3, 5, 9, 13 के रेशियो में। तो एक 3x, एक 5x, एक 9x, एक 13x लेकर इन सबको ऐड करोगे यानी 30x इक्वल टू 360 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यानी सबसे बड़ा एंगल 13x यानी 13 × 12 156 डिग्री होगा। ये सब तुम्हें करने हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ व्हिच थ्योरम? तो ये थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। फिर आगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो 3x - 50 डिग्री को इक्वल टू x + 30 डिग्री रख देना। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 डिग्री यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगी। इस तरीके से इनको करो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हीरोन्स फार्मूला करेंगे। हीरोन्स फार्मूला भी जहां तक है ज्यादा क्लासेस की ना लेकर एक या एकदम उस 2 क्लासेस में हो जाएगा। तो फार्मूला है, पहले और फार्मूला अपने होम पे पढ़ो। ठीक है, नोट्स, अच्छा नोट्स जो है आगे के सबको मिल चुके होंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर किसी को नहीं मिले तो आकर कलेक्ट कर ले, अगर किसी ने नहीं लिया अभी तक। तो नेक्स्ट जो आगे चैप्टर 9 से लेकर लास्ट चैप्टर तक है। ठीक है, तो इसके साथ आज की क्लास ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।